हिंदू भाइयों के लिए नमस्कार, मुस्लिम भाइयों के लिए सलाम वालेकुम, देश के लिए जय हिंद, बुद्धिस्ट के लिए जय भीम जय बुद्ध। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, सर्दियों की एक बहुत ही शांत सी सुबह। अगर हम कैलेंडर के पन्ने पलटे ना तो तारीख थी 5 दिसंबर 1956। हाँ, और कोई अगर बाहर से देखता तो ये दिल्ली की किसी भी अन्य आम सर्दियों की सुबह जैसी ही लग रही होगी। बिल्कुल, हल्की सी धुंध, कमरों में धीरे धीरे दाखिल होती सूरज की पीली किरणें और एक अजीब सा ठहराव। लेकिन उस एक खास कमरे के भीतर जो हो रहा था ना, वो कोई आम बात नहीं थी। वो समय इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक बहुत ही भारी और गहरे अध्याय के रूप में दर्ज होने वाला था। सही कहा आपने। ये एक महानायक, एक ऐसे इंसान जिसने करोड़ों लोगों की किस्मत बदलने का बीड़ा उठाया था, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके जीवन के आखिरी 24 घंटों की शुरुआत थी। बिल्कुल, और यही आज का हमारा मुख्य विषय भी है। हाँ, तो हमारी आज की इस गहन चर्चा में हम इसी दिन के हर एक पल, हर एक भाव और हर एक विचार की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। आज के हमारे इस विश्लेषण का आधार एक बहुत ही विस्तृत वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है, जिसका पूरा फोकस डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के इन्हीं अंतिम पलों पर है। और ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है ना? लेकिन देखिए, हमारा मकसद आज सिर्फ तारीखों, घटनाओं या ऐतिहासिक तथ्यों की कोई लिस्ट पढ़ना बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी पढ़ सकता है। सही बात है। आज की इस खोज का असली उद्देश्य उस मानसिक और भावनात्मक स्थिति की गहराई में उतरना है, जिससे वो अपने जीवन के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर गुजर रहे थे। हम उन विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जो एक महान जीवन के सूरज ढलने से ठीक पहले उनके जहन में चल रहे थे। मैं कहूंगी कि ये शुरुआत ही अपने आप में बहुत सोचने पे मजबूर करती है, क्योंकि जब हम इस ट्रांसक्रिप्ट का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो एक बात बहुत साफ उभर कर आती है। वो क्या? यही कि किसी भी बड़े बदलाव लाने वाले इंसान के अंतिम पल सिर्फ एक शरीर का अंत नहीं होते। वो एक जीवन भर के लंबे, थका देने वाले संघर्ष का आखिरी और सबसे अहम मुकाम होता है। बहुत गहरी बात है ये। और ये विषय हम सब के लिए इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति के खुद के भीतर झांकने, खुद से सवाल करने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी ऊर्जा एक बहुत बड़े और लगभग नामुमकिन से लगने वाले उद्देश्य के लिए लगा दी। मतलब एक तरह का आत्ममंथन। बिल्कुल। जीवन के उस आखिरी छोर पर खड़े होकर जब किसी इंसान के मन में ये सवाल उठता है कि क्या मैंने अपना मकसद पूरा किया, या क्या मेरी मेहनत से सच में कोई फर्क पड़ा, ये सवाल किसी भी उस व्यक्ति के लिए कितना गहरा और विचलित करने वाला हो सकता है जिसने एक पूरे समाज की दिशा बदलने का सपना देखा हो। सच में ये कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, और आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य केंद्र यही आंतरिक मंथन रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उसी सुबह के दृश्य पर चलते हैं। इस वीडियो ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ते हुए मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो दिन की शुरुआत का तरीका है। वो बुद्ध की मूर्ति वाला हिस्सा। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर सुबह उठते हैं और सीधे अपने कमरे में रखी भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने जाकर बैठ जाते हैं। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, बिल्कुल शांत एकदम। ये कोई रोजमर्रा की साधारण प्रार्थना जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद से जुड़ने का, अपने भीतर के शोर को शांत करने का एक रास्ता तलाश रहे हों। और स्रोत में इसके बाद का जो पल है वो बहुत ही मार्मिक है। हाँ, तभी एक ऐसा पल आता है जो किसी को भी अंदर तक झकझोर दे। वो अपनी पत्नी सविता जी की ओर देखते हैं और बहुत ही शांत लेकिन ठहरे हुए स्वर में कहते हैं, मुझे लगता है कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनकर किसी की भी क्या हालत होगी। भाई, तो जरा इस दृश्य की गहराई की कल्पना कीजिए। एक तरफ उनकी पत्नी की स्वाभाविक चिंता और घबराहट है, जो तुरंत पूछती हैं कि क्या तबीयत ज्यादा खराब लग रही है, क्या डॉक्टर को बुलाएं? जो कि एक बहुत ही आम मानवीय प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर की वो एक अजीब सी गहरी शांति। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये बात बीमारी या शरीर के दर्द की नहीं है, बल्कि अंदर से उठ रहा है एक बहुत ही साफ एहसास की है। एक ऐसा एहसास कि उनका काम अब पूरा होने वाला है। बिल्कुल सही। यहाँ पर एक पल के लिए रुककर सोचना बहुत जरूरी है कि वो शांति असल में क्या थी। अक्सर जब इंसान को ये पता चलता है कि उसका समय खत्म हो रहा है तो एक घबराहट होती है, एक डर होता है। हाँ, मौत का डर तो सबको होता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्ट जिस शांति का जिक्र करता है वो हार मान लेने वाली शांति बिल्कुल नहीं थी। तो फिर वो क्या थी? वह उस गहरी संतुष्टि की निशानी थी जो एक इंसान को तब मिलती है जब उसे लगता है कि उसने अपना कर्तव्य, अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा दी है।
यानी अपना काम पूरा कर लिया है। हाँ, उस सुबह बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठे हुए उनके मन में जो सवालों की लहरें उठ रही थीं, मैंने जो किया क्या वो सही था? क्या मैंने समाज को उस दिशा में ले जाने का काम किया जिसका सपना मैंने देखा था? ये सवाल एक सच्चे मार्गदर्शक की निशानी है। मतलब वो खुद का आंकलन कर रहे थे। बिल्कुल, एक सच्चा नेता कभी इस अहंकार में नहीं जीता कि उसने अकेले ही दुनिया बदल दी है। वो हमेशा अपने काम के असर का मूल्यांकन करता है। उनके चेहरे पर जो सुकून था वो इसलिए नहीं था कि समाज की सारी बुराइयां खत्म हो गई थीं। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है ना? वो सुकून इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से जो लड़ाई लड़नी थी वो बिना किसी समझौते के पूरी ताकत से लड़ ली थी। मेरा हिस्सा पूरा हुआ, यही एक भाव उन्हें वो दुर्लभ मानसिक शांति दे रहा था। लेकिन देखिए, यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। हाँ, बताइए। जब हम कहते हैं कि उन्हें संतुष्टि थी कि उनका काम पूरा हो गया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो ये मान चुके थे कि समाज पूरी तरह बदल गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर हम उनके जीवन के संघर्षों को देखें तो भेदभाव और असमानता तो उस वक्त भी समाज में गहराई तक मौजूद थी। तो फिर ये संतुष्टि किस बात की थी? ये बहुत ही सटीक और गहरा सवाल है और ट्रांसक्रिप्ट के अगले हिस्से में हमें इसका जवाब भी मिलता है। संतुष्टि इस बात की नहीं थी कि मंजिल पूरी तरह हासिल हो गई है, बल्कि इस बात की थी कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता बना दिया है, एक ऐसा नक्शा तैयार कर दिया है जिस पर चलकर आने वाली पीढ़ियां उस मंजिल तक पहुंच सकती हैं। अच्छा, मतलब एक बुनियाद रख दी थी। बिल्कुल, उन्होंने समाज को वो हथियार दे दिया था जिसकी मदद से ये लड़ाई आगे लड़ी जा सकती थी। और जब हम उनके हथियारों की बात करते हैं तो दिन का अगला हिस्सा हमें उसी की तरफ ले जाता है। हाँ, और यहाँ से दिन का दूसरा पहर शुरू होता है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत भावुक लगा। किताबों वाले कमरे का दृश्य, है ना? जी। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस कमरे में है जो किताबों से भरा हुआ है। ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने से पता चलता है कि किताबें सिर्फ उनके लिए पढ़ने की चीजें नहीं थीं, बल्कि उनकी सबसे करीबी साथी थीं। बिल्कुल, उनका पूरा जीवन किताबों के इर्द गिर्द ही तो बीता। वहाँ किताबों के बीच बैठे बैठे कुछ लिखते हुए अचानक वो पुरानी यादों में खो जाते हैं। एक फ्लैशबैक शुरू होता है। और वो यादें बहुत सुखद नहीं थीं। बिल्कुल नहीं। उन्हें अपना बचपन याद आता है, वो समय जब उन्हें स्कूल में सिर्फ इसलिए बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था क्योंकि वो एक दलित थे। ये सुनकर ही कितना अजीब लगता है। मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि एक छोटे बच्चे के दिमाग पर इसका क्या असर हुआ होगा। प्यास लगने पर पानी पीने के लिए भी किसी और का इंतजार करना, ये मानसिक तौर पर बहुत तकलीफदेह है। बचपन की उस एक घटना ने, उस गहरे भेदभाव और अपमान ने एक ऐसे संकल्प को जन्म दिया जिसने आगे चलकर पूरे देश का इतिहास ही बदल कर रख दिया। और यहीं से उनकी पूरी वैचारिक नींव तय होती है। मैं इस पे थोड़ा और प्रकाश डालना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल। अगर हम इंसानी मनोविज्ञान को देखें तो जब किसी बच्चे को इस तरह के भयानक अपमान और भेदभाव से गुजरना पड़ता है तो उसके भीतर एक बहुत गहरा गुस्सा पैदा होना स्वाभाविक है। हाँ, गुस्सा या बदला लेने की भावना। एकदम सही। ऐसा गुस्सा जो अक्सर इंसान को तोड़ देता है या फिर उसे हिंसा और नफरत की तरफ ले जाता है। लेकिन यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर का बड़प्पन और उनकी दूरदृष्टि सामने आती है। उन्होंने उस गुस्से को एक अलग ही दिशा दे दी। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट के इस हिस्से का अगर हम बारीकी से विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि उन्होंने उस असमानता और उस जहर से लड़ने के लिए हथियार के रूप में किसी हिंसा या बदले की भावना को नहीं चुना। तो उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना शिक्षा को। ये उनका सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे अचूक हथियार था। और ये बात उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कही भी थी, जिसका जिक्र इस वीडियो में भी है कि अगर हर व्यक्ति शिक्षित हो जाए तो समाज अपने आप बदल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ शिक्षा से उनका मतलब सिर्फ डिग्रियां हासिल करने से नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। उनके लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ साक्षर होना या किताबें पढ़ लेना नहीं था। तो उनके लिए शिक्षा के क्या मायने थे? उनके लिए शिक्षा वो रोशनी थी जो इंसान को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है। उनका मानना था कि समाज में जो भेदभाव है, जो छुआछूत है, उसकी जड़ में अज्ञानता और मानसिक गुलामी है। मानसिक गुलामी बहुत भारी शब्द है। हाँ, और जब तक इंसान वैचारिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगा तब तक कोई भी कानून उसे असली आजादी नहीं दिला सकता। सही बात है। कानून तो बस कागज पर होते हैं, सोच तो इंसान के दिमाग में होती है। बिल्कुल। और जब वो किताबों से भरे उस कमरे में इन पुरानी यादों में खोए हुए थे तो जाहिर है कि इतने बड़े सफर को याद करके एक थकान, एक हल्की सी बेचैनी होना लाजमी है।
और ऐसे भारी पलों में उनकी पत्नी सविता जी का वो संवाद बहुत मायने रखता है। हाँ, वो हिस्सा बहुत मार्मिक है। ट्रांसक्रिप्ट में बताया गया है कि कैसे सविता जी उन्हें दिलासा देती हैं। वो याद दिलाती हैं कि उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है। उनका योगदान इतना अमूल्य है कि लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे। ये एक बहुत ही खूबसूरत और मानवीय पल है। सच में हम अक्सर महान लोगों को पत्थरों की मूर्तियों की तरह देखते हैं जिनमें कोई भावनाएं नहीं होती, लेकिन वो भी तो इंसान ही थे। बिल्कुल। इस ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि उस दिन, उस पल में उन्हें भी एक साथी के उस संबल, उस भावनात्मक सहारे की जरूरत थी। वो सहारा जो हर योद्धा को अपनी एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई के बाद चाहिए होता है। और सविता जी के वो शब्द उनके लिए एक मरहम की तरह थे। हाँ, और ये सहारा उन्हें उस आखिरी काम के लिए ऊर्जा देता है जो अभी भी बाकी था, क्योंकि इसके बाद दिन ढलता है और उनके जीवन की आखिरी शाम आती है। और ये शाम कोई आराम की शाम नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक कार्यों में से एक को पूरा करने का समय था। हाँ, और ये हिस्सा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। शाम होती है, वो एक बार फिर से भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठते हैं। विश्लेषण के इस हिस्से में बताया गया है कि आज का दिन पहले के दिनों से अलग था, क्योंकि वो बुद्ध की शिक्षाओं, समानता, करुणा, सच्चाई, इनमें पहले से कहीं ज्यादा गहराई से खोए हुए थे। और फिर उन्होंने अपनी कलम उठाई। हाँ, इन सिद्धांतों पर विचार करते हुए उन्होंने रात के समय अपनी सबसे महत्वपूर्ण किताब बुद्ध और उनका धम्म का आखिरी हिस्सा पूरा किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। जरा इस दृश्य को अपने मन की आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। एक इंसान जो शारीरिक रूप से गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है, जिसका शरीर थकान से पूरी तरह चूर हो चुका है, और फिर भी वो रुके नहीं। वो अपनी शारीरिक सीमाओं को पार करते हुए अपनी कुर्सी पर बैठकर अपनी सबसे अहम किताब का आखिरी पन्ना लिख रहे थे। वो एक जुनून था। और जब वो पन्ना पूरा होता है तो उनके चेहरे पर एक असीम संतोष का भाव था। ये सिर्फ एक किताब का पूरा होना नहीं था, ये अपने विचारों को हमेशा के लिए दर्ज कर देने का पल था। मैं कहूंगी कि इस हिस्से को समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठा है। क्या सवाल? यही कि भगवान बुद्ध के विचारों का डॉक्टर अंबेडकर के लिए असल अर्थ क्या था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम पलों में इसी किताब को पूरा करने पर इतना जोर क्यों दिया? ये तो मैं भी सोच रहा था। इसे अगर हम सरल भाषा में डिकोड करें ना, तो उनके लिए बुद्ध का मार्ग अपनाना सिर्फ एक धर्म बदलकर दूसरे धर्म में जाना नहीं था। तो फिर वो क्या था? ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार ये उनके लिए जीवन जीने का एक नया मार्गदर्शन था। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए हमारा समाज एक कंप्यूटर है और उसमें जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था, उसमें छुआछूत, ऊंच नीच और भेदभाव का एक बहुत बड़ा वायरस था। बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है ये। अब डॉक्टर अंबेडकर उस सिस्टम को पैच या रिपेयर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो अंदर तक करप्ट हो चुका था। मतलब वो पुरानी खराबी को सिर्फ छपाना नहीं चाहते थे। एकदम सही। वो समाज को एक बिल्कुल नया ऑपरेटिंग सिस्टम देना चाहते थे, जिसका बेस कोड समानता, न्याय और करुणा पर लिखा हो। वाह, ये बहुत ही शानदार तरीका इसे समझने का। मतलब वो सिर्फ एक आध्यात्मिक किताब नहीं लिख रहे थे, वो एक निष्पक्ष और समान समाज के लिए एक नया ढांचा तैयार कर रहे थे। एकदम सही पकड़ा आपने। अपने अंतिम पलों में जब वो इन विचारों को कागज पर उतार रहे थे, तो वो दरअसल समाज के लिए एक मैनुअल, एक नया रास्ता तैयार कर रहे थे। एक गाइड बुक की तरह। हाँ, वो थकान, वो संतोष, ये सब बताता है कि उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस, अपनी आखिरी ऊर्जा का एक एक कतरा समाज के लिए निचोड़ कर रख दिया। ये सुन के ही बहुत भावुक महसूस होता है। वो किताब सिर्फ कुछ पन्नों का पुलिंदा नहीं थी, बल्कि वो एक जलती हुई मशाल थी जो वो अपने पीछे छोड़कर जाना चाहते थे, ताकि रास्ता हमेशा रोशन रहे। बिल्कुल, ताकि जब वो इस दुनिया में ना रहें, तब भी बुद्ध के विचार और उनके अपने जीवन का संघर्ष इस अंधेरे समाज का मार्गदर्शन करते रहे। उनका शरीर थक सकता था, लेकिन उनके विचार इस किताब के जरिए हमेशा के लिए अमर हो रहे थे। और इसके बाद वो रात बीत जाती है। 6 दिसंबर की सुबह। हाँ, 6 दिसंबर की सुबह होती है। बाहर सूरज की हल्की किरणें फिर से फैल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दिन पहले फैल रही थी। दुनिया के लिए ये एक और आम दिन था। लेकिन उस कमरे में एक गहरी, बहुत ही भयानक सी शांति छाई हुई थी। वीडियो में इस पल को बहुत ही भावुकता से पेश किया गया है। मैं कल्पना कर सकती हूँ। उनकी पत्नी सविता जी कमरे में आती हैं, उन्हें आवाज देती हैं, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आता।
एक गहरा सन्नाटा। वो महानायक जिसने जीवन भर समाज की आवाज बनकर गूंज पैदा की थी, वो बहुत ही शांति से इस दुनिया से विदा हो चुका था। वो खामोशी सिर्फ एक कमरे की खामोशी नहीं थी, वो पूरे देश के लिए एक ऐसा सन्नाटा था जो आने वाले कई दिनों तक टूटने वाला नहीं था। बिल्कुल। इसके बाद जो हुआ वो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। खबर तो आग की तरह फैली होगी। हाँ, और जब उनका अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ तो वहां का नजारा शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ट्रांसक्रिप्ट के विजुअल्स और विवरण बताते हैं कि हजारों लाखों की संख्या में लोगों का एक जन सैलाब उमड़ पड़ा था। इतनी बड़ी भीड़ का इकट्ठा होना ही उनके प्रभाव को दिखाता है। उन लोगों की आंखें नम थीं, वो गहरे दुख में डूब चुके थे। लेकिन, और ये एक बहुत ही खास बात है जिसकी तरफ हमारा स्रोत इशारा करता है, वो क्या? उस दुख के बीच, उन बहते हुए आंसुओं के साथ, उन लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा गर्व भी था। गर्व? किस बात का? एक ऐसे नेता को करीब से जानने का गर्व जिसने सच में जमीनी स्तर पर उनके जीवन की दिशा ही बदल दी थी, जिसने उन्हें सिर उठाकर जीना सिखाया था। मैं इस पर एक बात जोड़ना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल। वो जो भीड़ थी ना, वो कोई आम भीड़ नहीं थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें विचार करना चाहिए कि उस जन सैलाब का वहाँ होना असल में क्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है? जब कोई बड़ा नेता जाता है तो लोग इकट्ठा होते ही हैं, लेकिन वहाँ जो लाखों लोग आंसू और गर्व के साथ खड़े थे, वो सिर्फ एक व्यक्ति को अंतिम विदाई देने नहीं आए थे। तो फिर? विश्लेषण से ये बात बहुत साफ उभर कर आती है कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन एक व्यक्ति की कहानी से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो अपने आप में एक पूरा आंदोलन था, एक वैचारिक आंदोलन। बिल्कुल। वो विदाई भले ही समाज को अंदर तक झकझोर देने वाली थी, लेकिन साथ ही वो एक बीज बोने जैसी भी थी। बीज बोने जैसी? मतलब ये कि जो काम उन्होंने इतने दशकों पहले शुरू किया था, जो विचार उन्होंने समाज को दिए थे, वो उस दिन मुंबई के उस मैदान में मौजूद हर उस व्यक्ति के भीतर और देश के हर उस नागरिक के भीतर ट्रांसफर हो रहे थे जो समानता और न्याय में विश्वास रखता था। ये तो एक बैटन पास करने जैसा हुआ। एकदम सही कहा। ये एक बैटन पास करने जैसा ही था। एक रिले रेस में जैसे एक खिलाड़ी अपनी दौड़ पूरी करके मशाल दूसरे के हाथ में देता है। उनका जाना एक युग का अंत जरूर था, लेकिन उनके विचारों की वो एक नई और बहुत बड़ी शुरुआत भी थी। ये बैटन पास करने वाली बात सच में बहुत गहरी है ना? हाँ। इस पूरी गहन चर्चा से जो सबसे बड़ी तस्वीर, जो सबसे अहम सबक उभर कर सामने आता है, वो ये है कि डॉक्टर अंबेडकर का सपना महज कुछ राजनीतिक बदलावों तक सीमित नहीं था। तो उनका असली सपना क्या था? उनका सपना एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जहां किसी भी इंसान को उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसकी काबिलियत से इज्जत मिले, ना कि उसके जन्म से। बिल्कुल, ना कि इस बात से कि उसका जन्म किस जाति, किस धर्म या किस परिवार में हुआ है। उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा, सब कुछ इसी एक सपने को हकीकत में बदलने के लिए दांव पर लगा दिया। ये एक बहुत बड़ा बलिदान है। उनका संघर्ष इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि इंसान की असली पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके काम और उसकी सोच से तय होती है। और यहीं पर इस पूरी चर्चा की प्रासंगिकता आज के समय के लिए सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। आज के संदर्भ में? हाँ। जब हम इस ट्रांसक्रिप्ट को आज के संदर्भ में रखकर देखते हैं तो हमें ये सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि उनका वो सपना अभी भी पूरी तरह से साकार नहीं हुआ है। ये तो बहुत कड़वा सच है। समानता, न्याय और सबको समान शिक्षा का जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया था, वो केवल 1956 की जरूरत नहीं थी। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए, यानी हमारे आज के समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी और गंभीर जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी जो हमें उठानी होगी। बिल्कुल। अगर हम सच में समाज में कोई सकारात्मक बदलाव देखना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत किसी और से नहीं बल्कि हमें खुद से करनी होगी। सही बात है। ये सच है कि उनके विचार आज भी हमारे संविधान के पन्नों में, हमारे लोकतंत्र की नींव में सुरक्षित हैं। लेकिन उन विचारों को किताबों से निकालकर एक जीती जागती हकीकत बनाना, समाज की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना, ये काम अब भी बाकी है। और यही वो काम है जो उन्होंने हमारे हाथों में छोड़ा है। एकदम सही। और इसी के साथ हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। ये सफर बहुत ही विचारणीय रहा। हाँ, इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। सुनने वालों के लिए और हम सब के लिए ये विचार करने का समय है। कौन सा सवाल? देखिए, हम अक्सर बड़ी आसानी से ये मान लेते हैं कि किसी महान विचारक की या बड़े नेता की कहानी उसकी अंतिम सांस के साथ ही खत्म हो जाती है। हम अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। हम उनकी मूर्तियां बना देते हैं, फूल मालाएं चढ़ा देते हैं और सोचते हैं कि हमारा काम हो गया। लेकिन ये सच नहीं है। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के ये आखिरी 24 घंटे
हमें ये बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सच्चे विचार कभी नहीं मरते। वो हमेशा जिंदा रहते हैं। वो एक शरीर से दूसरे शरीर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करते रहते हैं। तो आज के लिए मुख्य विचार क्या होना चाहिए? तो जो बात आज हम सबको सोचने पे मजबूर करती है वो ये है कि जब आज हम अपने आसपास किसी भी तरह का भेदभाव, किसी भी तरह की असमानता या अन्याय देखते हैं और चुपचाप सिर झुकाकर आगे बढ़ जाते हैं, हाँ, तो क्या हम अनजाने में उस महानायक के उस अधूरे सपने को वहीं रोक नहीं रहे होते? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। उनके जीवन का काम तो उस सर्द दिसंबर की सुबह उस शांत कमरे में पूरा हो गया था। उन्होंने अपनी मशाल जला दी थी, लेकिन क्या हम अपना काम कर रहे हैं? क्या हम उस मशाल को जलता हुआ रख पा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है हम सब के लिए। इसी एक गहरे विचार और इसी सवाल के साथ कि क्या हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और विचारों की इस खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सभी को हमारी कही हुई बात अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ठोक के जना।